सुबह खैर जनाब, एक नए दिन और एक नई खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम जागो लाहौर में। बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी इस वक्त जहाँ कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे और खुशबाश ज़िंदगी भी गुजार रहे होंगे। तो कल मैंने ना सोशल मीडिया पर एक तहरीर पढ़ी जिसने मुझे काफ़ी देर तक उस तहरीर पर सोचने पर मजबूर कर दिया कि मैं उस पर गौर करूं कि ये तहरीर हमें क्या सबक दे रही है। और तहरीर कुछ यूँ थी कि जनाब, इंसान का जो रवैया होता है ना वही बता देता है कि उसकी परवरिश की गई होगी या तरबियत हुई है उसकी, या फिर महज उसको सिर्फ पाला गया है। तो ये सिर्फ एक जुमला ही नहीं था, बल्कि इस जुमले के अंदर एक बड़ी तल्ख हकीकत है जो छुपी हुई है कि हमारी डिग्रियां और जो तालीम है ना, इससे ज़्यादा रवैया अहम होता है हमारा। क्योंकि बाज़ औक़ात हमारी तालीम भी नाकाम हो जाती है कुछ मामलात में, लेकिन हमारा जो रवैया होता है ना वो ही हमारे मामलात सुधार देता है। और दूसरों के साथ जो हमारा रवैया होता है वो पहली चीज़ होता है जो हमारा तारुफ बनाता है। कोई भी शख्स आपके मुतालिक जानने के लिए आपकी डिग्रियां बाद में देखता है, आपका रवैया और दूसरों के साथ आप किस तरह का बर्ताव कर रहे हैं ये सबसे पहले मॉनिटर किया जाता है कि आपका दूसरों के साथ बर्ताव कैसा है, आपका रवैया कैसा है। इसलिए वो तहरीर पढ़ने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ भी ये चीज़ शेयर की जाए कि हम लोगों को हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि दूसरों के साथ हमारा रवैया, आपका बर्ताव ऐसा हो कि देखने वाले मुतासिर हुए बगैर भी ना रह सके। अपने लहजे और अल्फाज में शाइस्तगी हमें पैदा करनी चाहिए। और एक चीज़ जो मैं रोज़ाना की बुनियाद पर आपके साथ शेयर करती हूँ कि मोहब्बतें बांटे और मोहब्बतें समेटे। और ये वो चीज़ें हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, जिससे आपका कोई पैसा नहीं लगेगा या जो नेक्स्ट पर्सन होगा उसका भी कोई पैसा नहीं लगेगा। ये वो चीज़ें जो हमें फ्री में मिल रही होती हैं और फ्री में जितना हम समेट सकते हैं उतना ही हमें समेटनी चाहिए। तो ये जो तल्ख हकीकत के बारे में हमने बात की है कि जो हमारे रवैये बहुत ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं, इवन कि हम अपने घर वालों के साथ भी हमारे रवैये अच्छे नहीं होते, तो इन पर सोचने की, गौर फिक्र करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हमें अपना रवैया किस तरह ठीक करना है। अभी इसी पैगाम के साथ हम आगे बढ़ते हैं, कुछ बात कर लेते हैं अब सेहत और फिटनेस के हवाले से। तो गर्मी की जितनी शिद्दत बढ़ती जा रही है, इसमें लाहौर शहर में हैज़े के मरीजों में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। अस्पतालों में हैज़े के जो मरीजों की तादाद है वो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। मियो हॉस्पिटल सर्विसेज, गंगाराम जिन्ना, चिल्ड्रन, शेख ज़ैद समेत दीगर भी अस्पताल जितने भी हैं लाहौर शहर में सैकड़ों केसेस रोज़ाना की बुनियाद पर सामने आ रहे हैं। वहाँ पर हैज़ा या फिर डायरिया, जिसे सबको मालूम है कि शदीद दस्त की बीमारी है जो बहुत तेज़ी से भी फैलती है। अगर इसका बरवक्त इलाज ना किया जाए तो मौत भी वाक़या हो सकती है। और आम तौर पर इस खतरनाक मर्ज का हमला जो है मौसम गर्मा की बरसातों में होता है। हैज़े का हमला अचानक होता है और ये एक वबाई शक्ल इख्तियार करके ज़बरदस्त तबाही मचाकर एकदम गायब भी हो जाता है। तो कमज़ोर तबाह लोग इससे ज़्यादा मुतासर होते हैं और माहिरीन के मुताबिक इस मर्ज से जीतने के लिए मजबूत क़ुव्वत मुदाफ़त की बहुत ज़रूरत होती है। तो हैज़े की वजूहात क्या है, इसकी अलामात क्या होती हैं और इस खतरनाक बीमारी से हम कैसे बच सकते हैं, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर इसरारुल हक तूर है, कंसल्टेंट फैमिली फिजिशियन है। डॉक्टर साहब, आपको खुशामदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। डॉक्टर साहब, जैसे आज हमने बात करनी है कॉलेरा की, जिसे डायरिया कहा जाता है, हैज़ा कहा जाता है, जिसका जो वबाई शक्ल इख्तियार कर चुका है। बताइए, इसके इतने ज़्यादा केसेस आते जा रहे हैं, जैसे मैंने अभी बताया भी है कि जितने भी लाहौर के हॉस्पिटल्स हैं बड़े बड़े, वहाँ पर ये केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। इसकी वजह क्या है? सबसे पहले तो आपने जो इंट्रो में बताया कि गर्मियों का मौसम और गर्मियाँ पूरी आबोताब के साथ आजकल हमारे शहरों पे हुकूमत कर रही है, तो उसका एक तोहफा होता है गैस्ट्रो या पेट के अमराज का बढ़ जाना। वो इस तरह से कि गर्मियों के मौसम में जरासीम की अफसाइश बढ़ जाती है, उनकी मल्टीप्लिकेशन टाइम कम हो जाता है और उनकी मल्टीप्लिकेशन बढ़ जाती है, अफसाइश बढ़ जाती है। और उस पे सोने पे सुहागा ये है कि हम लोग जब गर्मियों के मौसम में बहुत सारा पानी पी रहे होते हैं गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए, तो उसमें हमारी वाटर सप्लाई और फूड हाइजीन उस लेवल पे नहीं रहती जिसकी उसकी ज़रूरत होती है। और एंड रिजल्ट ये होता है कि हम एक ऐसा खाना या एक ऐसा मशरूब पी रहे होते हैं जो हमारे पेट और आंतों को बीमार कर रहा होता है। तो गर्मियों में क्योंकि इन चीज़ों की कंजम्पशन बढ़ जाती है,
दूसरे नंबर पे जरासीम की अफसाइश बढ़ जाती है। तो आम तौर पे भी गर्मियों के मौसम में गैस्ट्रो या हैज़ा या पेट के अमराज उसमें इजाफा देखने में आता है। इस दफ़ा गर्मियाँ ज़रा जल्दी आ गई हैं, शिद्दत भी कुछ ज़्यादा है, और इसी हिसाब से हमारे जो पेशेंट्स हैं हॉस्पिटल्स में उनकी तादाद भी ज़्यादा हुई है जी। और वबाई सूरत तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन काफ़ी केसेस जो हैं पिछले साल की निस्बत मई के महीने में इस दफ़ा ज़्यादा हैं। अच्छा, ज़्यादा है। और ये जैसे ही गर्मियाँ शुरू होती हैं तो मुझे बताइए, इसी तरह ये चीज़, ये वबाई शक्ल इख्तियार कर जाती हैं बीमारियाँ जी, या इस दफ़ा कुछ अननेचुरल इस दफ़ा थोड़े से इंसिडेंस ज़्यादा है जी। अच्छा। उसकी वजूहात यही है कि शिद्दत ज़्यादा है गर्मी की, और गर्मियाँ कुछ जल्दी आ गई हैं। और आपने जिस तरह अर्ज़ किया कि बरसात के मौसम में भी ये कंटिन्यूएशन फेज में ये चला जाता है प्रोसेस, की बड़ी वजह भी यही है कि कंटेमिनेशन जो है बरसात के मौसम में भी हो रही होती है। हमारे जो कंटेमिनेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, बेसिकली ये होता है कि हमारी जो वाटर सप्लाई लाइंस हैं और हमारी जो सीवरेज की लाइन है, जो गटर का पानी लेके जाने वाली और पानी पीने वाला पानी लेके आने वाली लाइंस अंडरग्राउंड होती हैं, पैरेलल होती हैं, साथ साथ होती हैं। जो पानी की सप्लाई वाली लाइंस होती हैं उसमें नेगेटिव प्रेशर होता है, और जैसे ही इनमें रस्ट लगने से या वो ख़राब होती हैं, उनमें लीकेज होती है किसी भी मौके पे। हो सकता है कि वासा के वो एक ट्यूबवेल से लेके आपके घर तक रास्ते में कहीं पे भी पाइप अगर लीक हुआ है तो पीने वाले पानी के अंदर गंदा पानी मिक्स हो जाता है, और जब आप हमारे नलके तक वो पहुंचता है तो हमें उसकी शक्लो सूरत तो वैसी नज़र आ रही होती है, लेकिन वो गंदा पानी होता है, और उसकी वजह से बहुत सारे जरासीम जिस्म में जाते हैं और जिस्म में और आंतों में इन्फेक्शन का बायस बनते हैं। और कॉलरा जिसकी आपने बात की, इस दफ़ा कॉलरा के केसेस निस्बतन ज़्यादा हैं। अच्छा। कॉलरा एक किस्म का जरासीम है जी, और मुंह के ज़रिए गंदे पानी और गंदी ग़िज़ा के ज़रिए जिस्म में दाखिल होता है, आंतों को इन्फेक्शन करता है, और आम तौर पे इसके साथ जो अलामात होती हैं डायरिया की शदीद अलामात होती हैं। आम तौर पे जो डायरिया होता है थोड़ा बहुत मामूली डायरिया या सेल्फ लिमिटिंग डिजीज जिसे हम कहते हैं, ये खुद से ठीक होने वाली बीमारी होती है। 1 से 2 पतले पखाने आए, गैस्ट्रो या डायरिया, और वो सेटल हो जाता है। लेकिन ये कॉलरा जिसकी ख़ास तौर पे आपने जिक्र किया, किस्म जो ऐसी है जिसमें वाटरी डायरिया होता है, बहुत लार्ज वॉल्यूम स्टूल्स आ रहे होते हैं, और जिससे जिस्म में नमकियात और पानी की कमी हो जाती है। और पानी और नमकियात की कमी ख़ास तौर पे उन लोगों में ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं जो एक्सट्रीम्स ऑफ एज में हैं, बच्चे और बुजुर्ग। तो उन लोगों में ख़ास तौर पे जिनका बैलेंस बड़ा ट्रिकी होता है, या वो लोग जो पहले से किसी बीमारी का शिकार हैं, जिस तरह गुर्दों के बीमार हैं, जिस तरह दिल के अमराज का शिकार हैं, डायबिटीज़ के लोग, ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स, कि वो लोग हैं जिनका बैलेंस बड़ा नाजुक होता है। उनमें थोड़ा सा इम्बैलेंस जैसे ही आता है, उनमें वाइटल ऑर्गन्स जो हैं, जिसमें किडनीज हैं, जिसमें इंटरनल ऑर्गन्स हैं, उनका और ब्लड प्रेशर का और नमकियात की फ्लक्चुएशन जो है, उनको बाज़ वक़्त हॉस्पिटल्स का रुख करना पड़ जाता है। तो मुझे बताइए, हॉस्पिटल्स में इस वक्त जितने भी मरीज आ रहे हैं उनके इलाज मुआलजे के लिए जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं वो मौजूद हैं? जी, बेसिकली डायरिया कोई ऐसी डिजीज़ नहीं है जो हमारे लिए नहीं है। ऑनेस्टली हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में डायरिया एक ऐसी चीज़ है जिसकी सारी फैसिलिटीज़, हर तरह के टेस्ट हमारे हॉस्पिटल्स में, इवन फैमिली प्रैक्टिशनर लेवल से लेके टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स तक सब में मौजूद है। और इसमें बेसिक ट्रीटमेंट चाहिए, बहुत ज़्यादा एडवांस ट्रीटमेंट नहीं चाहिए होता। हमें पानी की कमी हो रही है, पानी की कमी को पूरा करने के लिए मुँह के ज़रिए पानी या ORS वाला पानी देने की ज़रूरत है, और अगर कोई बंदा टॉलरेट नहीं करने के काबिल और पानी की कमी और नमकियात की कमी शदीद है तो उसको ड्रिप लगाने की ज़रूरत है। तो हाइड्रेशन जिसको हम कहते हैं आसान ज़माने में, पानी की कमी और नमकियात की कमी को पूरा करने का अमल जो है, इसकी बैकबोन है ट्रीटमेंट की, और वो सिंपल एक ड्रिप है। इसमें सबसे की पॉइंट जो है वो ये है कि आपकी आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेवेरिटी, कि वो जो बंदा घर पे उसको डायरिया हो रहा है वो क्या वार्निंग साइन फील करे, उसे लगे कि अब जो है मुझे हॉस्पिटल जाना है और मुझे घर की होम रेमेडी से फ़ायदा नहीं पहुंच रहा। हाँ। ये वो क्रिटिकल पॉइंट है जिसकी रिकग्निशन और पब्लिक अवेयरनेस की ज़रूरत है। हमारे पास अक्सर लोग इस तरह से आ रहे हैं जिस तरह वो शॉक में होते हैं। शॉक से मतलब ये कि उनका ब्लड प्रेशर नहीं आ रहा होता, गनूदगी में होते हैं, बेहोशी में होती है, और उसकी सिंपल ड्रिप लगाने से, ड्रिप लगाने की एक कमी की वजह से वो इस हालत में पहुंचे होते हैं। मतलब उनको डिहाइड्रेशन इतनी ज़्यादा हो गई होती है। डिहाइड्रेशन से
बचने का एक ही जरिया है कि आपको किसी बंदे को भी लूज स्टूल आ रहे हों, हाँ। सबसे पहले सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि वो अपनी हाइड्रेशन को पूरा रखे। ठीक है। भले उसको अगली दफ़ा उसे लगे कि मैंने पानी पिया और उसी तरह वो निकल गया, हाँ। लेकिन ज़रूरी कंपोनेंट्स जो हैं जज्ब होने वाले वो उसी पैसेज के दौरान ही जज्ब हो जाएंगे। तो ORS वाला पानी और होममेड जो स्कंजबीन है या कोई भी टॉलरेट करने वाला लिक्विड जो है, पानी पीता रहेगा तो उसकी किडनीज भी बची रहेंगी, उसके नमकियात भी पूरे रहेंगे, उसका ब्लड प्रेशर भी ठीक रहेगा और उसकी हॉस्पिटलाइजेशन की नौबत नहीं आई। लेकिन मुझे बताइए, एक तो पानी की वजह से ये चीज़ें फैल रही हैं, कंटेमिनेटेड पानी है, लेकिन मुझे बताइए किन ग़िज़ाओं की वजह से भी हम इस बीमारी में मुब्तला हो सकते हैं? कौन कौन सी ऐसी गलतियां हम करते हैं घर पर रह के भी? देखिए, दो बेसिक चीज़ें हैं जी। एक तो कोई खाना ऐसा नहीं है जो कि डायरिया कर रहा हो, ठीक है, अनलेस कि किसी बंदे को फूड एलर्जीज हो। जिस तरह बाज़ लोगों को दूध हजम नहीं होता, बाज़ लोगों को गंदम से एलर्जी होती है, उन लोगों को डायरिया हो सकता है किसी खास पर्टिकुलर फूड से। अदरवाइज हर साफ सुथरा खाना डायरिया नहीं करता। तो ये इन्फेक्शन का कंपोनेंट है जो डायरिया कर रहा है, उस ग़िज़ा का कोई कसूर नहीं है, उसमें जो इम्प्योरिटीज़ हैं उसका कसूर है। उसमें ये है कि जो हमारे यहाँ खुलेआम ठेलों से खाई हुई ग़िज़ाएँ हैं, उसमें वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि वहाँ फूड हाइजीन का ख्याल नहीं रखा जा रहा। वहाँ खाने की तैयारी करने वाले बंदा जो है वो अपनी पर्सनल हाइजीन को मेंटेन नहीं कर पा रहा। वहाँ खाने वाले लोगों के लिए बेसिक चीज़ें नहीं हैं कि वहाँ हाथ धोने की सहूलत हो, कि खाना खाने से पहले को हाथ अगर कोई जगह होगी, साबुन मुहैया होगा तो वो हाथ धोएगा ना। अगर वो कोई चीज़ अवेलेबल ही नहीं है तो वो हाथ नहीं धो सकता। तो हाथ धोए बगैर खा रहा है, कंटेमिनेटेड खाना खा रहा है, ऐसा खाना खा रहा है, ऐसी प्लेटों में खा रहा है जो शायद साफ तरीके से धोई नहीं गई। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिसके साथ बनाने वाला फूड हैंडलर जो है उसकी हाइजीन कॉम्प्रोमाइज्ड है। ठीक है। बनाने का प्रोसेस में जो इंग्रेडिएंट्स डले हैं, जिस तरह चिकन है या जो उसके मसाले जात हैं वो, या उस पर डलने वाला पानी जो है वो सही नहीं है। एक बड़ी कॉमन सी गर्मियों का फिनोमेना है जी कि हमारे यहाँ खुले मशरूबात बिक रहे होते हैं रेडियो पे और लाहौर में और हर बड़े छोटे बड़े शहरों में। तो उसमें आप गौर करें कि उसमें जो मशरूब में जो बर्फ़ डली होती है उसको ठंडा करने के लिए वो ब्लॉक्स होते हैं बड़े बड़े से, जिसको वो डाल के उसको ठंडा कर रहे होते हैं। अब उस ब्लॉक्स में जो है बेसिकली तो पानी को जमा के बर्फ़ बनाई हुई है ना, उस पानी की जो सफाई है उसका किसी को नहीं पता कि बर्फ़ खाने में जो बर्फ़ बन रही है उस पानी को साफ़ पानी इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी मशरूब पीने के लिए जो पानी ठंडा करने के लिए बर्फ़ डाली जा रही है, अगर वो गंदी है तो सारा मशरूब गंदा हो गया। तो बेसिकली कहने का मकसद ये है कि ये वो चीज़ें हैं जो बेसिक फूड हाइजीन में आती हैं और उसकी वजह से, कंटेमिनेशन की वजह से खुलेआम खाने पीने को हम अवॉइड करने के लिए हम कहते हैं ऐसी जगहों से ना खाएं जहाँ हाथ धोने की जगह ना हो, ऐसी जगहों से ना खाएं जहाँ आपको लगे कि फूड हैंडलर साफ़ नहीं है, सड़क के किनारे ना खाएं जहाँ गर्दो गुबार इसमें शामिल हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें डायरिया का, टाइफाइड का, हेपेटाइटिस का, पेट के अमराज का बायस बनता है। एग्जैक्टली। और ये वो बीमारियां हैं जो मौसमी बीमारियां होती हैं और जो आपको बड़े मुब्तला कर सकती हैं, खतरनाक कंडीशन में मुब्तला कर सकती है। तो इससे बचा फिर कैसे जा सकता है? अगर हो गया है फिर फौरी तौर पर हमें क्या क्या इकदाम करने चाहिए और इसका टाइम ड्यूरेशन भी क्या इसकी होती है बीमारी की? जी, आमतौर पे डायरिया सेल्फ लिमिटिंग होता है जी, 1 से 2 दिन में ठीक हो जाता है। अगर ठीक ना हो रहा हो तो इसका मतलब है कि उसका कोर्स लंबा हो रहा है। और ये एक्यूट डायरिया या फौरी डायरिया जिसको हम कहते हैं 14 दिन तक रह सकता है, 14 दिन तक उसके मसले मसाइल रह सकते हैं। लेकिन फौरी जो मसाइल होते हैं, ख़ास तौर पे जो उसका कंपोनेंट कॉलरा की सूरत में है, उसमें बड़ा ड्रामेटिक किस्म के सिचुएशन होती है। उसमें लार्ज वॉल्यूम स्टूल्स आ रहे होते हैं और मरीज़ थोड़े से टाइम में डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाता है और उसमें मसल क्रैम्प्स, मतली उल्टी की कैफियत, पेट में दर्द, हल्के बुखार की कैफियत और बाद सूरतों में उसको बेहोशी, गनूदगी के मामला भी हो सकते हैं। तो ये तो अलामात हो गई। फौरी तौर पे करने वाला काम यही है, किसी भी वजह से देखें, किसी को पता तो नहीं है कि मुझे कॉलरा है, मुझे सादा गैस्ट्रो है, मुझे फूड पॉइजनिंग हुई है या मैंने कोई टॉक्सिन्स वाला फूड, प्री फॉर्म टॉक्सिन्स जिसमें हैं वो खा लिया। तो सब चीज़ों का टेक होम ओवरऑल एक मैसेज ये है कि जैसे ही लूज स्टूल शुरू हों उसको ऑब्जर्व करें कि आया ये ख़तरनाक सूरत तो नहीं इख्तियार कर रहे, और ख़तरनाक सूरत इख्तियार करने का मतलब ये है कि लार्ज वॉल्यूम और उसकी फ्रीक्वेंसी कि बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है और उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा तो नहीं हो रही, बढ़ तो नहीं रही, क्योंकि विद क्लियरेंस ये प्रोसेस
एक अल्लाह ताला की तरफ से क्लियरेंस, हमारा क्लियरेंस प्रोसेस है कि हम जब डायरिया हो रहा होता है तो टॉक्सिन्स भी निकल रहे होते हैं, बिल्कुल ऐसे। अगर ये बढ़ रहा है तो फौरी तौर पे उसको डिहाइड्रेशन की अलामात आए तो फौरी हॉस्पिटलाइज होना चाहिए, उससे पहले और डॉक्टर से रुजू करने की ज़रूरत है। ठीक है जी, डॉक्टर इसरारुल हक हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए हैं और कॉलरा के बारे में और जितनी भी मौसमी बीमारियाँ हैं जो हमारे एहतियात ना करने की वजह से फैलती जा रही है, हैज़ा हो गया, डायरिया हो गया या फिर कॉलरा हो गया, उस पर एहतियात करने की बहुत ज़रूरत है ताकि हम अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें, सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें। और जनाब अब मिलते हैं इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब अब कुछ बात हो जाए पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मुश्किल इम्तिहान CSS के हवाले से, जिसके इम्तिहानात आजकल जारी भी हैं और FPSC के मुताबिक CSS के तहरीरी इम्तिहानात 12 मई से शुरू हो रहे हैं और बल्कि शुरू हो चुके हैं और 20 शहरों में बैक वक्त शुरू हो चुके हैं इस वक्त। और CSS या मुकाबले का इम्तिहान एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसके ज़रिए हुकूमत पाकिस्तान FPSC के इदारे के ज़ेर निगरानी ग्रेड 17 में ऑफिसर भर्ती करती है और ये एग्ज़ाम साल में एक ही मरतबा मुनक्किद किया जाता है और नहायत ही काबिल और मुस्तकिल मिजाज उम्मीदवारों की सिलेक्शन की जाती है और उन्हें ब्यूरोक्रेसी में शामिल किया जाता है। ब्यूरोक्रेसी हुकूमती मशीनरी चलाने में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। अब पाकिस्तान में हर साल हजारों बच्चे ये इम्तिहानात देते हैं, लेकिन बमुश्किल ही 2% उम्मीदवार जो है इस इम्तिहान में कामयाब हो पाते हैं। इस इम्तिहान को पास करने के लिए सख्त तैयारी की ज़रूरत पड़ती है और CSS के नाम पर कायम होने वाली जो अकेडमीज़ की फ़ीस ही इतनी ज़्यादा होती है कि जो एक गरीब का बच्चा होता है ना, वो चाहते हुए भी उस इम्तिहान की तैयारी नहीं कर पाता है। लेकिन आज मैं आपका तारुफ एक ऐसे ही स्टार्टअप से करवाने जा रही हूँ जो मुस्तहिक स्टूडेंट्स को मुफ्त CSS और PMS कोचिंग क्लासेस फराहम करता है। ना सिर्फ आला तालीम याफ्ता और तजुर्बाकार कोचेस क्लासेस लेते हैं, बल्कि दूर दराज से आने वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको फ्री हॉस्टल भी दिया जाता है और पिक एंड ड्रॉप की सहूलत भी उन्हें मुहैया की जाती है। और इस इदारे के दर्जनों उम्मीदवार जो है इस वक्त CSS का इम्तिहान पास भी कर चुके हैं। तो ये स्टार्टअप है क्या, कैसे काम करता है और कब से काम कर रहा है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ज़ियाउल हक नक्शबंदी साहब हैं, एजुकेशनिस्ट हैं और एंटरप्रेन्योर भी हैं। ज़िया साहब आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक था। बहुत शुक्रिया जी, आपकी मेहरबानी, आपने आज मौका दिया यहाँ बोलने का। जैसा इसके बारे में तो बाद में हम बात करेंगे कि आपने ये स्टार्टअप कब से स्टार्ट किया। सबसे पहले CSS के बारे में बात कर लेते हैं। इसको कहा जाता है बहुत मुश्किल इम्तिहान है। हम सबके जहनों में सबसे पहले हम बात करते हैं ना कि अच्छा CSS का इम्तिहान देना है तो सबसे पहले एक चीज़ आती है बहुत ही मुश्किल होगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ये जो एक पैटर्न हमारे जहन में बन चुका है कि मुश्किल इम्तिहान है, इसकी वजह क्या है? वाकई इतना मुश्किल होता है? जी देखिए, दुनिया में कोई भी काम आसान नहीं है, बल्कि खाना खाना भी दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। अगर बंदा चाहे कि मैं नहीं खा सकता तो नहीं बंदा खा सकता। तो जिंदगी में कुछ गोल बनाने पड़ते हैं कि मैंने इस गोल को अचीव करना है। ठीक है। बुनियादी तौर पर मैं 6 साल इसमें हो गए, मुझे 7वें साल में दाखिल हुआ हमारा इदारा अल अमीन अकेडमी। ओके। जहाँ तक जो टीचर से मैंने सुना है, बच्चों से जो मैंने सीखा, बंदा हर रोज सीखता है। जी। तो बुनियादी तौर पर ये BA से मुश्किल इम्तिहान नहीं। अच्छा। लेकिन है क्या कि इसको फोकस करना पड़ता है। इसको पूरी तरह अपने जहन के ऊपर नाफिज और तारी करना पड़ता है कि ये मैंने करना है, और करना किस तरह है, पूरा एक शेड्यूल बनाना पड़ता है कि मैंने इतने घंटे पढ़ना है, ये चीज़ें मैंने पढ़नी है। और दुनिया का मुश्किल काम भी है और आसान भी है, लेकिन आसान उसके लिए है जो बच्ची या बच्चा 8 से 10 घंटे पढ़ लेता है, 1 साल के लिए पढ़ना शुरू कर दे, वालिदैन की दुआएं ले, उनके साथ मामला ठीक रखे, तो अल्लाह के फजल और करम से सबसे आसान काम है। लेकिन मुश्किल तो होता है, लेकिन बात यह है कि जब गोल हमने बना लिया तो बच्चे हमने कई देखे हैं। हमारी एकेडमी के 25 बच्चियां और बच्चे CSP और PMS ऑफिसर बन चुके हैं। और उसके अलावा कई और इदारों में जा चुके हैं। उन्होंने क्या किया था, जो आपका सवाल था कि ये मैंने करना है, जो कुछ मर्जी हो जाए,
मैंने CSP ऑफिसर बनना है, अल्हम्दुलिल्लाह वो बन गया। तो आपको ये क्या ख्याल आया कि आपने ये एक इदारा, एक स्टार्टअप स्टार्ट करना है जहाँ पे मुफ्त बच्चों को पढ़ाना है और CSS के इम्तिहान की तैयारी करानी है? इसके पीछे की बैकग्राउंड स्टोरी क्या है, क्या मोटिवेशन थी इसके पीछे? पाकिस्तान में ना खैर के माशाल्लाह सैकड़ों इदारे हैं और पाकिस्तान में हर अच्छा काम हो रहा है। मेरा शुरू से ये है कि काम वो किया जाए जो पाकिस्तान में नहीं हो रहा, ताकि लोगों के वसाइल भी ज़ाया ना हों और हमारी जो मेहनत है वो भी ज़ाया नहीं। यानी कि मक्खी पे मक्खी नहीं मारनी हमने। तो जब हमने ये शुरू किया, पूरा गौर फिक्र हमने किया, अच्छा। तो उस नतीजे में ये पता चला कि पाकिस्तान में कोई एक सिंगल इदारा भी नहीं कि जो गरीब मुस्तहिक होनहार बच्चों और बच्चियों को CSS PMS या 1 पेपर की तैयारी करवा रहा हो। जब हमने इसको शुरू किया मुश्किलात बहुत हुई और अल्लाह के फजल और करम से हमारे 16 बच्चे असिस्टेंट कमिश्नर बने कोरोना के दिनों में, जहाँ सारी एकेडमियाँ बंद हो गई थी, हमारी एकेडमी चल रही थी। अच्छा। वो इसलिए कि हम भी जूम पे चले गए थे। अच्छा। हम फीस कोई लेते नहीं है, हमारा ज़कात सदकात पे ये डिपेंड इदारा करता है। और हमारे पास अमीर बच्चियां बच्चे भी हैं, गरीब बच्चियां बच्चे भी हैं। तो क्लास में कोई पता नहीं होता कि किसने फीस दी है, किसने फीस नहीं दी। अच्छा। और बच्चे दूर चारों सूबों से हैं, आज़ाद कश्मीर से भी हैं, गिलगित बिल्तिस्तान से, और हमारा जूम का बड़ा अच्छा सेटअप है। तो हमने कोरोना के दिनों में बहुत ज़्यादा मेहनत की, कहा हमारा मकसद पैसा था नहीं। तो अल्लाह के फजल और करम से हमारे 16 बच्चियां और बच्चे असिस्टेंट कमिश्नर बने। ये उन बच्चों की मेहनत है और उनके वालिदैन की दुआएं हैं, अल्लाह ने हमें कामयाबी दी है। तो इसके पीछे की मोटिवेशन ये थी कि आपने पाकिस्तान के लिए कुछ करना है। अच्छा, वो जो आपका सवाल था ना जी, देखिए जब हमने शुरू किया तो मैंने पहले ही बात की कि जब कोई इदारा है ही नहीं तो ये भी तो बच्चे हैं ना जी। मैं ये समझता हूँ कि अब हमारे पास माएँ बहनें बेटियाँ आती हैं, वालिदैन भी आते हैं, तो वो बच्चियाँ ज़हीन हैं, बच्चे ज़हीन, लेकिन वसाइल नहीं, लाखों रुपए फीस कहाँ से आए? जब उनको बड़ी मुश्किल से उन्होंने BA या मास्टर करवाया या सरकारी यूनिवर्सिटी में पढ़ा लिया, तो अब अभी हमारे मुल्क में लोग स्कूल भी मुफ्त चला रहे हैं, यूनिवर्सिटियों तक भी देते हैं। हाँ, लेकिन कोई भी, जब मैंने पहले भी अर्ज किया कि इदारा जब मौजूद नहीं था, हमने इस पे फोकस किया, अल्लाह ने हमारे ऊपर करम फरमाया। तो ये बड़ा मुश्किल था, 6 साल लोग हमारी बात पे यकीन नहीं करते थे, ये कैसे हो सकता है, इसकी ज़रूरत क्या है। और तरह तरह के, यहाँ आपको पता है फंड इकट्ठा करना, ज़कात इकट्ठी करनी, बाकी नाम पे बड़ा आसान है, हेल्थ के नाम पे बड़ा आसान है, और भी खाने के नाम पे बड़े लोग पैसे देते हैं। लेकिन जब हम किसी को बताते थे मुखय्यर हज़रात को कि जो हमारी ये अकेडमी है, हम CSS PMS कराते हैं, तो अव्वल तो ये होता है कि जी गरीब लोग हैं, इनका काम क्या, इनका हमारे जहन में बना हुआ है ना कि ब्यूरोक्रेट का बच्चा ही ब्यूरोक्रेट बनेगा। तो ब्यूरोक्रेसी में गरीब बंदे का काम क्या है। और अल्लाह के, ये भी मैं आपको अर्ज करूँ कि जो बच्चियाँ बच्चे हमारे माशरे इस वक्त फील्ड में काम कर रहे हैं, हम उनसे राब्ते में रहते, उनकी तरबियत भी हम कोशिश करते हैं कि अच्छी तरह हमने की है और करेंगे भी। तो वो बच्चियां और बच्चे जो आम घरों के हैं, उनको लोगों के मसाइल का ज़्यादा अदराक होता है कि भाई मेरी माँ बहन बेटी या मेरे जो नानी नाना दादी दादा थे, वो जब छोटे शहर से मीलों पैदल सफ़र करके मुकामी तहसील में या ज़िला में पहुँचते थे, तो आगे साहब से आवाज़ आती दफ्तर से, साहब छुट्टी पे हैं, साहब मीटिंग में हैं। तो वो ये बच्चे काम नहीं कर रहे और मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह का फजल और करम है उनको। और हमारे एकेडमी में भी आते हैं, बच्चों को पढ़ाते भी हैं, और बच्चों को एक नई चमक मिलती है उनके अंदर कि अगर ये जो हमें पढ़ा रहा है ये ऑफिसर बन सकता है तो हम भी बन सकते हैं। तो जो कोचेस हैं, मुझे उनके बारे में बताइएगा ज़रा साहब कि वो वॉलंटियरली काम कर रहे हैं? नहीं, ये भी हमारी रिटर्न पॉलिसी है कि जो पढ़ाने वाला टीचर है हमने उसको पे करना है, किसी से हम मुफ्त नहीं पढ़वाते। ठीक है। उसकी रीज़न ये है कि हमारा तजर्बात 6 साल के बहुत ज़्यादा है कि बाद छुट्टियाँ मसाइल पैदा होते हैं। तो हमारे पास 4 तरह के टीचर हैं। एक तो हमारे पास प्रोफेशनल टीचर हैं जो लाम्स में पढ़ाते हैं, PU में पढ़ाते हैं, GC में पढ़ाते हैं, और जो माशाल्लाह UCP के हमारे आपके इदारे के टीचर हमारे पास पढ़ाते हैं। एक तो ये प्रोफेशनल टीचर है जिनका काम ही पढ़ाना है। दूसरा हमारे पास रिटायर्ड ऑफिसर है जिनका माशाल्लाह 60 साल 40 साल 50 साल तजर्बा है, वो पढ़ाने वाले हैं। तीसरे हमारे ये अपने फ्रेश ऑफिसर हैं कि जो ऑफिसर भी हैं पढ़ाते भी हमारे पास हैं, उन्होंने नया नया पढ़ा होता है, वो पास हुए होते हैं, उनका तजर्बा ज़्यादा होता है। और चौथी जो हमारे पास, हम जो मीडिया से जो सीनियर मोस्ट लोग हैं हम उनको जहमत देते हैं। मुजीबुर रहमान शामी साहब बड़ी शफ़क़त फरमाते हैं, और भी कई ऐसे नाम आपके दुनिया ग्रुप के एक बड़ी अच्छी खासी तादाद है जो हमारे पास तशरीफ़ लाते हैं, हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं।
और उन बच्चों में जब ये चौथी जो पावर है हमारी इस एकेडमी की, जब ये मीडिया पर्सनैलिटीज़ आती हैं दुनिया न्यूज़ से, दुनिया अखबार से, बाकी इदारों से, तो उस वक्त बड़ा मज़ा आता है कि जब बच्चों के सामने हिस्ट्री बयान की जाती है, उनके सवालात के जवाब दिए जाते हैं, तो जब वो कहता है ना बोलने वाला एंकर या जो भी आते हैं कि भाई ये मामला मेरे सामने हुआ था, मैं उस वज़ीर-ए-आज़म के साथ गया था, या जब वो बैरून मुल्क विजिट आया था हम भी वहाँ मौजूद थे, उस वक्त अंदर की कहानियाँ जो बैकग्राउंड चीज़ें हो रही होती हैं MOU से पहले, मुआहदों से पहले, उसके ऊपर जब मैं बच्चों के चेहरे पे स्माइल देखता हूँ, चमक देखता हूँ, मुझे बड़ी खुशी होती है कि बच्चों को वो टीचर यहाँ दस्तयाब हैं और फी सबीलिल्लाह दस्तयाब हैं कि जिनके सामने मुल्क पाकिस्तान की हिस्ट्री, तारीख मुरतब। तो मुझे बताइए कोई क्राइटेरिया रखा गया है क्राइटेरिया? जी हमारा क्राइटेरिया एक तो गवर्नमेंट का ही है कि जो BA और मास्टर लेवल के बच्चियां, हमारा ये है कि हम 15 दिन बच्ची और बच्चे को अपने पास पढ़ाते हैं। सही। जो हमने पढ़ाया होता है 15 दिन का, हम उसी से उसका टेस्ट लेते हैं। ओके। और उसमें फीस वाले बच्चे के लिए टेस्ट वही है और नॉन फीस वाले बच्चे के लिए टेस्ट वही है। अब जो बच्चा 15 दिनों में, हमारा एक होता है कि पेपर 3 बंदे चेक करते हैं, मैं करवाता हूँ, और 3 में किसी को ये नहीं पता होता कि पहले पेपर चेक हुआ है, उसको मैंने कहा होता है चेकर को कि आपने उसके ऊपर आपने पेंसिल नहीं लगानी, आपने वो अलग अलग पेपर देते हैं। तो वो 3 तरह के टीचर का जब चेक हम देखते हैं, फिर हमें आइडिया हो जाता है कि ये बच्ची या बच्चा आगे हमारे पास चल सकता है या नहीं चल सकता है। लेकिन हमने, मैं यहाँ ये भी बताऊँ, कहीं हमने यहाँ जो ज़हीन बच्चों को फेल होते भी देखे और पास तो माशाल्लाह हो जाते हैं। कई ऐसे बेज़ाहिर इब्तदाई तौर पर नालायक लोग होते हैं, वो समझते हैं कि मैं नहीं कर सकता, लेकिन जब हम उनको मोटिवेट करते हैं और उनको बताते हैं तो माशाल्लाह कई ऐसे बच्चियाँ और बच्चे भी ऑफिसर बन चुके हैं कि जो माशाल्लाह जिन्होंने मेहनत की और अपने ऊपर एक, जो मैंने पहले भी अर्ज़ की, अपने ऊपर मेहनत तारी की, नाफज किया कि मैंने ये गोल अचीव करना है, तो वो भी कामयाब हुए हैं। और मैं ये भी अर्ज़ करूँ कि कई तो ऐसे हैं ना कि हमारे पास जो बच्चियाँ और बच्चे CSP ऑफिसर, ज़ाहिर हर बच्चे की एलोकेशन नहीं हो सकती, और दुनिया का बेरहम तरीन ये इम्तिहान है कि आप बाद बच्चे पास भी हो जाते हैं रिटर्न में भी, इंटरव्यू में भी, लेकिन गवर्नमेंट को वैकेंसी चाहिए होती हैं 40, 50, 60, तो जो बाकी बच्चे हैं जो टॉप लेवल के 40, 50, 60 बच्चे होते हैं, गवर्नमेंट की डिमांड मुताबिक उनकी तो एलोकेशन होगी। अब बाकी बेचारे सब कुछ होने के बावजूद भी बच्चे नाकाम हो जाते हैं, तो अब वो कहाँ जाते हैं? एक बहुत बड़ा सवाल होता है हमें। अल्लाह के फजल और करम से ये जब CS PMS की बच्ची या बच्चा तैयारी कर लेता है, तो इस इम्तिहान के बाद किसी और इम्तिहान में बच्चा मार नहीं खाता, फेल नहीं होता। तब हमारे 20 बच्चियां और बच्चे लेक्चरार बन चुके हैं, हमारे वापडा में ऑफिसर बन चुके हैं, हमारे मीडिया में कई ऐसे बच्चियां और बच्चे जा चुके हैं। और उसके अलावा आप देखिए कि हमारे कई HR हैं कमर्शियल बैंकों के अंदर, मुख्तलिफ इदारों के अंदर, इन्हीं के जिस बच्ची या बच्चे ने 15,000, 20,000 में रेडी लगानी थी, या वही अगर उसका वालिद जो काम कर रहा था उसने वही काम कर रहा, वो नहीं कर रहा, अब माशाल्लाह कम अज कम 1.5-2 लाख अच्छी ये उस गरीब घराने के बच्ची या बच्चे को मिल जाता है, उससे उसका अपना निज़ाम ज़िंदगी भी डेवलप होता है। मैं यहाँ ये भी अर्ज करूँ कि जो बच्चा पास हो जाता है उसका खानदान डेवलप हम कर रहे हैं, एक फर्द की नहीं है। बिल्कुल ऐसे खाना खिलाते हैं, वो भी अच्छी बात है, जितने उससे जुड़े हुए जितने भी रिश्ते होते हैं वो सारे उसके थ्रू जहाँ पे वो ऑफिसर रहता है उस गली के काम भी आसानी हो जाते हैं। लेकिन नज़ार साहब, यहाँ पे मैं ये चीज पूछना चाहूंगी, हमारे पाकिस्तान में सैकड़ों क्या लाखों की तादाद में बच्चे निकलते हैं ये पेपर देने के लिए, एक साल में एक ही मरतबा होता है, लेकिन शरह बहुत, रेशो बहुत कम है इसकी पासिंग की, इसकी क्या वजह है? इसमें ना 2-3 तरह की चीज़ें हैं। एक तो फैशन भी है कि मैं CSS करना है, मैं CSS कर रहा हूँ, कर रही हूँ। दूसरे बच्चे जब इम्तिहान में फीस तो उन्होंने घर से ले ली, वो अकेडमियों में चले गए, या तो उन्हें प्रॉपर टीचर नहीं मिलते, या फिर उनकी जो एक अपनी लगन होती है उसमें वो सुस्त हो जाते हैं। तीसरी जो बात उनके फेल होने की कि वो करना तो चाहते हैं, कर भी सकते हैं, लेकिन उनकी अपनी जो सुस्ती के साथ साथ प्रॉपर उनको जो गाइडलाइन मिलनी चाहिए थी, ये ऐसी बात है कि सिलेबस है, एक निज़ाम, उस निज़ाम के साथ आपने चलना है। डेली अपने आप को अपडेट रखें, आप न्यूज़पेपर का मुताला करें, करंट अफेयर का। मैं बच्चों को कहता हूँ बेटा जब आप थक जाते हैं किताबें पढ़ते हो तो आप फौरी तौर पर किसी न्यूज़ चैनल पर चला जाया करें, न्यूज़ चैनल देखते हैं, न्यूज़ मिलती है, उन्हें अपडेट रहना पड़ता है। और एक
आसान इसलिए भी है कि जब बच्चा कहता है कि ये मैंने करना है वो कर लेता है, लेकिन मेहनत बड़ी ज़रूरी है। मेहनत के बगैर कुछ नहीं है। और मेहनत वो जो बच्चे करते हैं वो अपने लिए भी माशाल्लाह ज़िंदगी बना लेते हैं, अपने ख़ानदान वालों के लिए भी सहूलत हमेशा के लिए बन जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं एजाज साहब आप हमारी आने वाली नस्ल के लिए और जो हमारे मुस्तकबिल के मेमार हैं, हमारे नौजवान नस्ल, उनके लिए बड़ा अच्छा काम हो रहा है। ज़ाउद्दीन नक्शबंदी साहब हमारे साथ मौजूद है, एजुकेशनिस्ट हैं और एंटरप्रेन्योर भी हैं। एजाज साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए हैं और एक ऐसे स्टार्टअप के बारे में हम बात कर रहे थे जो फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को CSS की और PMS की तैयारी करा रहा है, जो आगे बढ़ के पाकिस्तान की तरक्की में जो है अहम किरदार अदा करेंगे, पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। तो यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और सेगमेंट है अब हमारा लाहौर की दुनिया, जिसमें हम लाहौर और लाहौरियों के मसाइल का जिक्र करते हैं। और जैसे जैसे लाहौर की आबादी बढ़ती जा रही है उसके मसाइल में भी इजाफा ही होता जा रहा है। कभी स्मॉग का मसला हो जाता है तो कभी हीट वेव का मसला हमें घेर लेता है, कभी कोरोना वायरस तो कभी डेंगू जैसे वबाएं जो है इस शहर पर खौफ की फजाएं ताने हुए हैं। और उसके साथ साथ बेतहाशा महंगाई और गिरा फरोशी ने शहरियों का जीना भी मुहाल कर रखा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से लेकर पब्लिक टॉयलेट्स तक, नाजायज तजावुजात से लेकर गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स तक, शहर की सफाई के मसले से लेकर साफ पानी की किल्लत तक। जनाब मसाइल की फहरिस्त इतनी लंबी है कि शायद मेरे पास अल्फाज कम पड़ जाएंगे, लेकिन ये जो शहर लाहौर के मसाइल हैं ये ख़त्म नहीं होंगे। और आजकल साफ पानी की किल्लत और गर्मी के बायस हैजे की वबा ने एक और ख़तरे को जन्म दे रखा है। और इन सब मसाइल को हल करने के लिए इंतज़ामिया की जानिब से क्या क्या इक़दामात उठाए जा रहे हैं, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कमिश्नर लाहौर हैं कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान साहब ने हमें स्काइप के थ्रू ज्वाइन किया है। सर बहुत शुक्रिया, आपके वक्त का एक प्रीशियस टाइम आप लोगों ने आपने अपना टाइम हमें दिया है। सबसे पहले सर मैं बात करना चाहूँगी, आजकल जो वबा फैली हुई है हैज़े की, बहुत ज़्यादा ये फैलती ही जा रही है और दिन ब दिन इनके केसेस में इजाफा होता जा रहा है। माहिरीन का ये कहना है कि एक हेल्थ इमरजेंसी नाफिज कर देनी चाहिए या उसकी ज़रूरत पड़ चुकी है शहर लाहौर में। इंतज़ामिया इस हवाले से क्या इक़दाम उठा रही है, सबसे पहले इस हवाले से जानना चाहूँगी मैं। जी बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। आपने बिल्कुल ठीक आइडेंटिफाई किया। इस वक्त हमारे पास जो केसेस हैं डायरिया के, उनका अगर हम ओवर द ईयर्स कंपैरिजन करें तो पिछले साल इस टाइम एंड स्पेस में जितने केसेस थे उनसे ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं और यकीनन इसके ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है। इस हवाले से हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग जो है वो की थी, जिसके अंदर हमने तमाम जो कंसर्न हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनको बुलाया और हमने ये आइडेंटिफाई किया कि हमने कौन कौन से काम करने हैं या कौन कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर हमें इमीडिएटली किसी किस्म की इंटरवेंशन की ज़रूरत है। मैं इस हवाले से आपको ये बताना चाहूँगा कि फ़ौरी तौर पर हमने जो प्रिवेंशन के हवाले से जो एक्शंस लिए हैं, जो अवेयरनेस के हवाले से जो एक्शंस लिए हैं और ट्रीटमेंट के हवाले से जो एक्शंस लिए हैं, मैं उसके हवाले से आपको ज़रूर बताऊंगा। इसके साथ साथ हमने ये भी इंश्योर किया है कि फ़ौरी तौर पर जो टेस्टिंग कैपेसिटी है सूबे में उसको स्टैंडर्डाइज भी किया जा सके और उसको बढ़ाया भी जा सके। सबसे पहले तो जी मैं ये वजाहत कर दूँ कि ये बीमारी जो है ये गंदे पानी से फैलती है। आई मीन अगर आप खाना खाते वक्त हाथ ना धोएं, खाना पकाते वक्त हाथ ना धोएं और आपकी जो ईटिंग हैबिट्स हैं या जो रहने सहने की हैबिट्स हैं वो अगर साफ़ सुथरी ना हो तो ये बीमारी जो है वो फैलती है। और इस हवाले से सबसे ज़्यादा जो रोल है वो ऑब्वियसली इसमें अवेयरनेस का है प्रिवेंशन के हवाले से, यानी कि लोगों को पता हो कि हमने क्या करना है। और जो सेकंड स्टेज है वो ये है, थोड़ी सी ख़तरनाक बात भी है और थोड़ी सी अच्छी बात भी है। ख़तरनाक बात यह है कि अगर आप इसको ट्रीट नहीं करते तो इसकी जो शरह अमवात है वो 30 से 50% तक है। यानी ये इतना डेंजरस बीमारी है कि चंद घंटों में जो है वो इसकी वजह से डेथ वाक़ हो जाती है अगर आप अनट्रीटेड रखें। एट द सेम टाइम बहुत सिंपल ट्रीटमेंट है और वो हाइड्रेशन से रिलेटेड है। अगर आप ट्रीट कर लें तो इसकी जो फिटेलिटी का रेट है वो 1% से भी नीचे आ जाता है। सो इसलिए इसमें घबराने वाली बात या परेशान होने वाली बात नहीं है। हमारा हेल्थ सिस्टम जो है वो अलर्ट पे आ चुका हुआ है। हमारे तमाम जो लेबॉर्ट्रीज़ का नेटवर्क है उसके लिए एक सेंट्रल डैशबोर्ड बना दिया गया है। तमाम जहाँ से भी केसेस आएंगे उन केसेस का हम केस रिस्पॉन्स करेंगे। उस एरिया के अंदर एक बल्क टेस्टिंग की जाएगी ताकि वहाँ पर अगर मज़ीद कोई लोग मौजूद हैं
तो उनको आइडेंटिफाई किया जा सके। अगर किसी में सिम्टम्स मौजूद हैं तो उनको बताया जाएगा कि आपने कैसे एहतियात करनी है या क्या इलाज करना है। और इसके साथ साथ हमारे चंद इदारे हैं जिनका बड़ा मेजर रोल है। हमारी पंजाब फूड अथॉरिटी का बड़ा मेजर रोल है कि वो अवेयरनेस फैलाएं और जाके देखें कि रेस्टोरेंट्स में ख़ासतौर पे जो बाहर का खाना होता है इन दिनों में मानसून की वजह से, देखें एक बात बहुत ज़रूरी है जाननी कि ये बैक्टीरिया बेस्ड बीमारी है, यानी कि और ये बैक्टीरिया जो है ये पानी में पनपता है, यानी कि गंदे पानी में जब अगर आप खाना ऐसे पका रहे हो कि पानी साफ़ ना हो तो वो ये उससे फैलता है। और बहुत सिंपल ट्रीटमेंट है पानी को साफ़ करने की। अगर हम अपने इस्तेमाल वाले पानी को क्लोरीनेट कर लें तो वो फौरी तौर पर जो है उसमें जितने भी जर्म्स हैं या जितने भी जरासीम हैं या जितने भी बैक्टीरियाज हैं वो मर जाते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमने किया ये है कि स्टेट लेवल के ऊपर पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट या वासा बेस्ड जितनी भी हमारी वाटर टैंक्स हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के अंदर जितनी वाटर टैंक्स हैं, उन सबको हमने हिदायत दी है कि वो अगले 48 घंटे में, हिदायत हमने 24 घंटे पहले दी थी, अगले 24 घंटे में इंशाल्लाह ताला तमाम जो वाटर टैंक्स हैं वो क्लोरीनेट हो जाएंगे। लेकिन सर ये कंटेमिनेटेड पानी का जो मसला है, साफ पानी का जो मसला है, ये तो बड़ा पुराना है, ये सिर्फ अभी का नहीं है। और वासा इस हवाले से क्या इकदाम करता है उनसे भी हम पूछते रहते हैं, लेकिन कोई वाज़े पॉलिसी हमारे सामने नहीं आती है, कोई वाज़े रिजल्ट हमारे सामने नहीं आ रहे होते हैं। जी मैं थोड़ा सा ना हमें अपनी गुफ्तगू को अगर काइंडली हम अपने जो आपने खुद सवाल किया उस पर अगर फोकस रखें। पानी तो ऑब्वियसली पानी का प्रॉब्लम पुराना प्रॉब्लम है, लेकिन इस वक्त हमें जो इमीडिएट जरूर मसला है वो डायरिया का मसला है जो फैला हुआ है, जिससे बचाव के लिए हमारे पास सिंपल सोल्यूशंस हैं कि अगर हम अपने पानी को सोर्स से क्लोरीनेट कर लें, अगर सोर्स से लेके हमारे घर तक दरमियान में कंटेमिनेशन है तो घर के पानी की टैंकी के अंदर एक्वा टैप डाल दें और उसको क्लोरीनेट कर दें। और अगर ये दोनों पॉसिबल नहीं है, हमारा सोर्स किसी और जगह से आता है, तो पानी को उबाल कर इस्तेमाल करें और साफ पानी इस्तेमाल करें। तो ये बहुत सिंपल है, ये इंडिविजुअल लेवल पे किया जा सकता है। अगर हम मौशरती बीमारियों में चले जाएंगे तो आपको पता है कि फिर तो पोलियो भी गंदे पानी की वजह से होता है और बहुत सारी बीमारियां हैं जो गंदे पानी की वजह से होती हैं। लेकिन एट द सेम टाइम हमने इस वक्त अपने अवाम को ये बात बतानी है कि इमीडिएटली क्या किया जा सकता है जिसकी वजह से वो बच सकते हैं। और ये सिंपल सोल्यूशंस हैं, ये कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल सोल्यूशंस नहीं है। इंशाल्लाह ताला अनकरीब लाहौर के अंदर तमाम घरों के अंदर जो है वो एक्वा टैप भी लोगों को प्रोवाइड की जाएगी ताकि इंडिविजुअल लेवल पे वो अगर अपनी क्लोरीनेट करना चाहते हैं अपनी वाटर टैंक्स को तो वो कर लें। और ये बहुत ईजिली अवेलेबल वाटर टैबलेट है, ये कोई इतनी मुश्किल से इसकी जो है वो अवेलेबिलिटी नहीं है। एट द सेम टाइम मैंने आपको बताया कि अगर ये दोनों चीज़ें नामुमकिन हो तो पानी को उबाल के इस्तेमाल करें, ये बहुत बेसिक बात है। और उसके बाद ये है कि बाहर का खाना अवॉइड करें। और अगर कहीं खाना पकाने वाले जो लोग हैं, ख़ास तौर पे हमारे घरों में ख़वातीन खाना पकाती हैं या मर्द खाना पकाते हैं, तो वो खाना पकाने से पहले ख़ास तौर पर इस बात का ख्याल रखें कि अगर उन्होंने खाना पकाना है तो हाथ धोकर पकाए। ये बहुत बेसिक बात है जो हम हाइजीन का बड़ा ख्याल रखना है, बिल्कुल ऐसे ही बताते हैं, जो पब्लिक हेल्थ हाइजीन का ख्याल रखना पड़ता है। और ये इस बीमारी में चूंकि ख़ास तौर पे ये फीकल अमीबा है और फीकल रूट से फैलती है, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है ऐसे घर में जहाँ पे छोटे बच्चे हों उनके डायपर्स को तब्दील करने के बाद हाथ धोना बहुत ज़रूरी होता है। ऑब्वियसली वो अदरवाइज़ भी धोना चाहिए, लेकिन चूंकि ये इस बीमारी का रूट ही ये है इसलिए हम ये बहुत ज़्यादा एहतियात से बताते हैं कि बच्चों के डायपर्स चेंज करने के फ़ौरन बाद जो है वो हाथ धोएं, खाना पकाने से पहले हाथ धोएं, खाना पकाने के बाद हाथ धोएं, खाना खाने से पहले हाथ धोएं, खाना खाने के बाद हाथ धोएं। बिल्कुल। और सर आज आपकी मौजूदगी में हमने जितने भी शहर लाहौर के जो मसाइल हैं उन सब के हल ढूंढने हैं और आपसे जानना है कि उसके लिए क्या क्या किया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं शहर लाहौर में जो एक बहुत आम मसला है पब्लिक टॉयलेट्स के हवाले से बात करना चाहूँगी। एक तो उनकी तादाद ना होने के बराबर है, वहाँ पे सफाई का जो मयार है वो भी ना होने के बराबर होता है। तो मुझे बताइएगा इस हवाले से कोई इकदाम उठाए जा रहे हैं? पब्लिक टॉयलेट्स की जो तादाद है क्या वो बढ़ाई जा रही है? जी बिल्कुल बढ़ाई जा रही है। एक तो ये बिल्कुल आपने दुरुस्त निशानदेही की, कमिश्नर ऑफिस में इसमें इस हवाले से हम तकरीबन पिछले 2 हफ्ते के अंदर 2-3 मीटिंग्स कर चुके हैं। और वो मीटिंग्स का जो मेन मकसद है वो यही है कि हमें ये रियलाइजेशन है कि जो हमारे पब्लिक टॉयलेट्स हैं उनकी इस शहर की आबादी के हवाले से उनकी तादाद बहुत कम है। वो कि आपको हर प्लाजे में कहीं ना कहीं पब्लिक टॉयलेट नज़र आता है, लेकिन वो एज सच पब्लिक टॉयलेट इस तरह से नहीं है कि स्टेट उसको मेंटेन या गवर्नमेंट उसको मेंटेन नहीं कर रही, वो कहीं इंडिविजुअल लेवल पर मेंटेन हो रहा होता है। तो हमारी हुकूमती सतह पर जो तादाद है पब्लिक टॉयलेट्स की वो बहुत ना होने के बराबर है। यानी कि मैं अगर आपको बताऊं वो ये कहूं कि वो बिस्मिल है तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं होगा। टोटल 25 पब्लिक टॉयलेट्स हमने आइडेंटिफाई किए जो सिस्टम में थे, जिसमें से सिर्फ 12 फंक्शनल हैं और बाकी 13 फंक्शनल नहीं है। तो एक तो ये कि अगले चंद दिनों के अंदर वो तमाम के तमाम 25 के 25 जो हैं वो फंक्शनल हो जाएंगे। इसके साथ साथ हमने इस बात को एक्सप्लोर किया कि और ऐसे कौन कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पर पब्लिक टॉयलेट्स बनाने की ज़रूरत है और बनाए जा भी सकते हैं। इस सिलसिले में जो हमने अभी तक एक्सरसाइज की है उसमें 58 ऐसे स्पॉट्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं जिसमें हम एडिशनली ये पब्लिक टॉयलेट्स बनाएंगे।
और जब ये पब्लिक टॉयलेट्स जो इस वक्त चल रहे हैं, जो फौरी तौर पर हम थोड़ी बहुत इंटरवेंशन करके उनको फंक्शनल कर देंगे जिसमें थोड़ा बहुत कोई इशू है, और वो पब्लिक टॉयलेट जो हमने बिल्कुल नए बनाने हैं, इन तीनों पब्लिक टॉयलेट्स की कैटेगरीज को हमने इनकी मेंटेनेंस को आउटसोर्सिंग मॉडल पे रखा हुआ है। यानी कि इसमें हम अब ये कर रहे हैं कि इनको कम से कम इनकी जो मेंटेनेंस है वो प्राइवेट सेक्टर से करवाएं, और प्राइवेट सेक्टर उसकी जो मेंटेनेंस की कॉस्ट है वो हमसे एडवर्टाइजमेंट की शक्ल में ले लें। यानी कि हम उसका बोझ जो है वो लोगों पे ट्रांसफ़र तो ना करें, लोगों के ऊपर एक यूनिफॉर्म रेट ही लोगों से लिया जाए, लेकिन एट द सेम टाइम अगर उसकी मेंटेनेंस की कॉस्ट जो है वो उस रेट से ज़्यादा है तो उसको सस्टेनेबल बनाने के लिए हम उन पब्लिक टॉयलेट्स के ऊपर कहीं ना कहीं एडवर्टाइजमेंट की एक फैसिलिटी देंगे उस वेंडर को, जो कि उस पब्लिक टॉयलेट को ना सिर्फ आके बनाएगा बल्कि बनाने के साथ साथ चलाएगा भी। इस हवाले से लेटर ऑफ इंटेंट हमें कुछ लोगों ने ज़रूर शो किया। हमने इस हवाले से एक रिक्वेस्ट फॉर जो है वो इंटेंट हमने पब्लिश कर दी है अखबारों में। 21 तारीख को हमारी प्री बिड मीटिंग है पोटेंशियल कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ, और 31 को हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे पास जो है वो बिड्स आ जाएंगी। और ये जो 58 पब्लिक टॉयलेट्स मैंने आपको बताए हैं, इनमें से फिर हम कम से कम पहली फेज़ के अंदर एटलीस्ट 30 को हम टारगेट कर रहे हैं जिनको हम बनवाएं, और फिर सेकंड फेज़ के अंदर जो रिमेनिंग है उनको भी आइडेंटिफाई बनाया जाएगा। इसके साथ साथ हमने मजीद भी ऐसे एरियाज़ जो हैं उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए अपने लोगों को बोल दिया। अच्छा, ये तो वो पब्लिक टॉयलेट्स हो गए जो हम ओपन स्पेसेस में बनाएंगे, यानी कि कहीं चलते फिरते लोगों को कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो वो बनाएंगे। इसके साथ साथ हमने जो एक ओवरऑल बात बताई है वो ये है कि इसकी अवेयरनेस भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पब्लिक टॉयलेट किसी जगह पर बना हुआ है और अगर कहीं पर किसी को पता नहीं है कि ये पब्लिक टॉयलेट है तो ना तो वो मेंटेन होता है, ना उसकी कोई सफाई का ख्याल रखता है। जब तक आप उसकी पब्लिसिटी नहीं करेंगे, लोग आपको ये नहीं बताएंगे कि ये पब्लिक टॉयलेट आपका ख़राब है या गंदा है या फंक्शनल नहीं है या सही नहीं चल रहा। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो इंक्लूसिव है इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट के अंदर, और इंशाल्लाह ताला इस एरिया को जो कि अब से पहले निगलेक्टेड था उसको बेहतर किया जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही ये निगलेक्टेड था, लेकिन इसकी सफाई के साथ साथ सर लोग इस चीज़ का भी बड़ा ध्यान रखते हैं और शिकायत भी करते हैं कि पूरे ओवरऑल शहर लाहौर की अगर सफाई की सूरत हाल देखा जाए तो ये भी एक संगीन मसला ही बनता जा रहा है कि कभी हमें शहर लाहौर साफ़ सुथरा नज़र आता है, कभी गंदगी के ढेर भी हमें नज़र आते हैं। तो मुझे बताइए इस एक मुस्तनद पॉलिसी क्यों नहीं बनाई जाती है, या जो ये शहर की रौनकें हैं इसको बहाल करने में हमें क्यों मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं हम लोग? नहीं, शहर की रौनक तो अल्हम्दुलिल्लाह बहाल है, आपको शहर रौनक तो नज़र आता है, लेकिन सफाई वाला मामला आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। सफाई में लाहौर में चूँकि मैं पहले भी रहा हूँ, लाहौर साफ़ तरीन शहरों में शुमार किया जाता था। लाहौर के अंदर एक बड़ा अच्छा निज़ाम मौजूद था सफाई का। अनफॉर्चुनेटली वो मल्टीफेरियस रीजंस की वजह से वो निज़ाम ख़राब हुआ, और अब हम दोबारा उसको बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये थिंकिंग आई किसी लेवल के ऊपर कि हमने ये जो सफाई वाला मामला है इसको आउटसोर्सिंग मॉडल पर नहीं चलाना और ख़ुद चलाना है, और उसको फिर एक्सपेरिमेंट किया गया, और अब हम देख रहे हैं तकरीबन पिछले 1-1.5 साल से उस तजर्बे को हमने खुद भी देखा है, वो इतना कोई खातिर ख्वाह कामयाब तजर्बा नहीं है जी। अब हमने हुकूमती सतह के ऊपर ये फैसला तकरीबन आज से 6-7 माह पहले हो चुका है कि अब हमने जो हमारी प्राइमरी कलेक्शन है ये आउटसोर्स करनी है, और इस सिलसिले में हमारी अब तकरीबन जो RFPs हैं वो फाइनल हो गई हैं, और हम उनको ऑलमोस्ट वेट करके तो पब्लिश करने की पोजीशन में आ गए हुए हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले 6 से 8 माह के अंदर ये प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, और हम दोबारा से अपनी जो प्राइमरी कलेक्शन है लाहौर की उसको आउटसोर्स करेंगे। जिस तरह के दुनिया भर में होता है कि ये सर्विसेज जो है ये प्राइवेट सेक्टर करता है, परफॉर्म करता है, और स्टेट जो है वो उसको मॉनिटर करती है कि वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और हमारे पास अदरवाइज़ ये एक्सपेरिमेंट जो है ख़ुद अपने लेवल पे करने वाला, उसके कोई इतने अच्छे खातिर ख्वाह नताइज कम से कम लाहौर शहर के लिए नहीं है, क्योंकि ये इतना बड़ा हो चुका है कि इसको अब उस तरह से मॉनिटर करने के लिए, इसकी परफॉर्मेंस को गेज करने के लिए सरकारी सतह के ऊपर उस तरह से कैपेसिटी नहीं है। तो अब हम इसको इंशाल्लाह ताला आउटसोर्सिंग मॉडल पे लेके जा रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम इसका ये हरगिज़ मकसद नहीं है कि अगले 6 से 8 माह जो है वो लाहौर गंदा रहेगा। आपने ओवर द लास्ट फ्यू मंथ्स इंप्रूवमेंट देखी है, आपको नजर आया होगा कि पिछले साल जनवरी 2021 में जो पोजीशन थी वो अब नहीं है, उससे बहुत ज़्यादा वेस्ट जो है कलेक्शन हमारी बेहतर हो गई हुई है। ये वेस्ट कलेक्शन हमारी ड्रॉप कर गई थी तकरीबन 4,500 पे, उसको बढ़ा के दोबारा से 5,500 6,000 टन पे लाया गया है, जो कि एविडेंस बेस्ड हमारे पास परफॉर्मेंस मौजूद है। बट अभी भी हम समझते हैं कि शायद बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट की इसमें गुंजाइश है, जिसकी वजह से हम इस मॉडल पे काम कर रहे हैं कि हम इसको आउटसोर्सिंग की तरफ लेके जाएं। एट द सेम टाइम चूँकि कंपनी बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट कर रही थी, जब इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्टर गया तो हमारे पास ना मशीनरी थी ना मैन पावर थी,
और स्पेशलाइज इक्विपमेंट आपको पता है चाहिए होता है। ये सिर्फ डंपिंग वाला काम नहीं है, आपको स्पेशलाइज गाड़ियाँ चाहिए शहर की स्क्रबिंग के लिए, सफाई के लिए, उनको सड़कों को धोने के लिए आपको स्पेशलाइज चीज़ें चाहिए। बिन्स ख़राब हो गए हुए थे तो इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम टू एक्चुअली रिहेबिलिटेट ऑल ऑफ दिस, एंड उसमें हमें काफ़ी हद तक सक्सेस जो है वो मिल चुकी हुई है। आने वाले हर दिन में इंशाल्लाह ताला आपको इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी और बेहतरी नज़र आएगी। बिल्कुल इंशाल्लाह, हम उम्मीद भी यही करते हैं कि सर ये जो बागों का शहर है ये बागों का शहर ही कहलाए आने वाले दिनों में भी। दूसरा सर, तजावुज़ात के हवाले से मैं ज़रूर आपसे बात करना चाहूँगी कि शहर लाहौर में इस वक्त तजावुज़ात की भरमार है। आप कहीं पर भी चले जाएँ आपको तजावुज़ात ही तजावुज़ात नज़र आएंगे। इंतज़ामिया ऑपरेशन करती है कहीं पर जाके बाज़ारों में या कहीं पर भी जाती है तो ठेले उठाए जाते हैं, रेडियाँ वहाँ से हटा दी जाती हैं, लेकिन कुछ घंटों बाद ही जैसे इंतज़ामिया वहाँ से जाती है वो वापस से ही वही लोग हमें वहाँ पर नजर आते हैं जिनको रिपोर्ट भी किया जाता है। लेकिन एक ये मुस्तनद पॉलिसी यहाँ पर भी क्यों नहीं बनाई जा रही? तजावुज़ात की भरमार इतनी ज्यादा है, किस तरह इसको हैंडल किया जाएगा इस मसले को? देखिए, आपने खुद ही आपके सवाल में ही आपका जवाब भी है, यानी कि आप कहती हैं कि जब वो उठा दिए जाते हैं, लोग चले जाते हैं तो वो दोबारा आ जाते हैं। इसका मतलब ये है कि इंक्रोचमेंट सस्टेनेबल इसलिए नहीं है कि हम वहाँ पर परमानेंटली नहीं बैठ रहे हैं, परमानेंटली उसको मॉनिटर नहीं कर रहे। इसी वजह से जो आपने बात की, इसी वजह से लाहौर के अंदर लाहौर की इंतज़ामिया ने इस बात को रियलाइज़ करते हुए अब कुछ एरियाज़ में 26 सड़कों के ऊपर 28 टीम्स डिप्लॉय की हैं जो कि परमानेंटली वहाँ पर स्टेशन है। और ये जो टीम्स हैं, इन टीम्स के अंदर तमाम लोग हैं। इत्तेफाक से होता ऐसे है, जब आप इंक्रोचमेंट की बात करते हैं तो कुछ इंक्रोचमेंट्स जो है वो PHA की इंक्रोचमेंट्स हैं, कुछ इंक्रोचमेंट्स जो है वो LWMC की इंक्रोचमेंट्स हैं, कुछ इंक्रोचमेंट्स जो है वो ट्रैफिक पुलिस की इंक्रोचमेंट्स हैं, कुछ इंक्रोचमेंट्स ऑब्वियसली वो आपको नज़र आता है कि वो टाउन की या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की इंक्रोचमेंट्स हैं। हमने किया ये है कि लाहौर की जितने भी इस तरह के इदारे हैं जिनका कोई ना कोई स्टेक इन्वॉल्व है इस इंक्रोचमेंट की रिमूवल के हवाले से, उनकी हमने कॉम्पोजिट टीम्स बनाई। ये तकरीबन 9 इदारे बनते हैं, इनकी हमने कॉम्पोजिट टीम्स बनाई हैं और ये टीम्स जो हैं ये इनकी कुल तादाद 740 है और ये 28 जगहों के ऊपर ऑपरेट कर रही है। हमारा टारगेट ये है कि अगर हमारा ये मॉडल कामयाब होता है तो हम फिर इन टीम्स की तादाद को बढ़ाएंगे और इनको मज़ीद ऐसे एरियाज़ में लेके जाएंगे जहाँ पे किसी न किसी इंक्रोचमेंट की किसी न किसी शक्ल में होने की वजह से हमारी जो ट्रैफिक की फरावानी है उसमें तकलीफ होती है और जो हमारे लोग हैं उनको प्रॉब्लम होती है या उनको इमीडिएटली कोई ना कोई न्यूसेंस का सामना करना पड़ता है। तो अभी तक हमारा ये मॉडल सक्सेसफुल रहा है। पिछले 3 दिन से ये चल रहा है हमारा मॉडल। इसको गाहे बगाहे हमारे ऑफिसर्स फील्ड में विजिट भी कर रहे हैं। इसको तकरीबन 8 से 10 दिन लगेंगे। इसमें टीदिंग प्रॉब्लम्स हैं, कुछ और डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जिनकी रिप्रेजेंटेशन फील्ड में ज़्यादा होती है, कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जिनकी फील्ड में रिप्रेजेंटेशन कम होती है। बट ये तमाम चीज़ों को ज़हन में रखते हुए बहरहाल हमने कॉम्पोजिट टीम्स बनाई हैं जो हर वक्त वहाँ पर बैठ के ऑपरेट कर रही हैं और जिसका भी मुताल्लिका ताल्लुक है उस पर्टिकुलर इंक्रोचमेंट के साथ। ऑब्वियसली इस वक्त मैं टेम्प्रेरी इंक्रोचमेंट की बात कर रहा हूँ जो हमारे राइट ऑफ वे को इफेक्ट करती हैं। कोई बंदा आता है अपनी गाड़ी खड़ी करके चला जाता है फॉर इंस्टेंस किसी फुटपाथ के साथ या किसी सड़क के साथ, या कोई बंदा वहाँ पर कोई सामान खड़ा करके चला जाता है, या कोई कंस्ट्रक्शन मटेरियल डंप कर देता है, या फॉर दैट मैटर वहाँ पर कोई बैगर्स आकर बैठ जाते हैं। सो इस तरह की बहुत सारी ऐसी इंक्रोचमेंट्स हैं जिनको डिफरेंट लोगों ने हैंडल करना है और डिफरेंट स्पेशलाइज्ड प्रोविजंस मौजूद हैं उन लोगों के पास लॉज के अंदर। कहीं पे फाइन करने की प्रोविजन है, कहीं पे FIR करने की प्रोविजन है, कहीं पे उसको कॉन्फिस्केट करने की प्रोविजन है। बिल्कुल। तो ये तमाम इदारों की एक कॉम्पोजिट टीम हमने बनाई है जो शहर में ऑपरेट कर रही है। अब तक बेतहाशा 50 से ज़्यादा FIRs कर चुके हैं, बहुत सारा सामान ये कन्फिस्केट कर चुके हैं, बहुत सारे फाइन्स कर चुके हैं। ओवरऑल इसकी हमें अच्छी फीलिंग आनी शुरू हो गई है। टीदिंग प्रॉब्लम्स, इन लोगों की कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम्स हैं, लीडरशिप की प्रॉब्लम्स हैं, कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम्स हैं, वो सब हम रिजॉल्व कर रहे हैं। दी ऑफिसर्स आर मूविंग अराउंड इन द फील्ड और चेक कर रहे हैं कि वो इनकी जो छोटी मोटी इश्यूज हैं उनको कैसे रिजॉल्व किया जाए। और बिल्कुल ऐसे ही है सर। और इन्हीं इंक्रोचमेंट की वजह से जो है ट्रैफिक रवानी बड़ी मुतासर होती है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ट्रैफिक के हवाले से बहुत सारे इबहम पाए जाते हैं, मुश्किलात का शिकार होते हैं हम। दूसरा, गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड जो हैं वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हैं और लोगों को मुश्किल में डाल भी रहे हैं। तो मुझे बताइएगा, पार्किंग प्लाजाज बनाए जाने थे ये लाहौर शहर में, इस हवाले से कोई डेवलपमेंट हो पाई है? देखिए जी, लाहौर की पार्किंग कंपनी का काम चैलेंजिंग रहा है। हम जब ये कंपनी बनाई गई थी तो उस वक्त ये सोच थी लाहौर की इंतज़ामिया की कि लाहौर का जो पार्किंग का अपरेटस है उसको आउटसोर्स किया जाएगा और कंपनी मॉडल पे चला जाएगा। कंपनी आएगी, इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस को देखते हुए यहाँ पर वो प्रैक्टिसेस इंट्रोड्यूस कराएगी। सबसे बड़ा जो इशू था शहर के अंदर वो ये भत्ता माफिया या इलीगल पार्किंग स्टैंड्स का था। बेतहाशा इलीगल पार्किंग स्टैंड्स रिमूव कराए जाते हैं, लेकिन वो जिस तरह आपने पहले कहा कि जिस तरह इंक्रोचमेंट्स होती हैं वो एक दफ़ा रिमूव हो जाती हैं दोबारा आ जाती हैं।
सो अनलेस हम वहां पर कोई ऑल्टरनेट पार्किंग अरेंजमेंट नहीं देंगे, लोगों ने तो गाड़ी कहीं ना कहीं पार्क करनी है। इंसिडेंटली ये जो पार्किंग वाला इशू है ये बहुत ज़्यादा हमारे बिल्डिंग बायलॉज के साथ एसोसिएटेड है। हमारे बिल्डिंग बायलॉज की इम्प्लीमेंटेशन ना होने की वजह से, यानी कि जो एरियाज़ हम पार्किंग के लिए डेजिग्नेट करते हैं उन एरियाज़ को बाद में पार्किंग के लिए इस्तेमाल करने की बजाय किसी और चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से वो पार्किंग जो है वो उन एरियाज से निकल के बाहर सड़कों पे या फुटपाथों पे आ जाती है। जो बेसमेंट्स के अंदर जहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी होनी थी वहाँ पर लोगों ने दुकानें बना ली। तो एक तो ये ओवरऑल सबसे बड़ा सब्जेक्ट इशू ये है। एट द सेम टाइम जहाँ जहाँ कहीं कोई पार्किंग फैसिलिटी अगर कहीं बनती है तो इन्फोर्समेंट ना होने की वजह से, अच्छी इन्फोर्समेंट ना होने की वजह से हर शख्स ये चाहता है कि वो अपनी डेस्टिनेशन के करीब तरीन जाके गाड़ी खड़ी करे और उस वक्त जब जिसको जगह मिलती है वो वहाँ खड़ी कर देता है। तो ये बेसिकली ये दो इशूज़ हैं हमारे। पार्किंग कंपनी जो है वो उस तरह से उन इश्यूज़ को रिजॉल्व करने में कामयाब नहीं रही है, लेकिन एट द सेम टाइम जिस तरह मैंने आपको बताया कि इस वक्त हमने ये जो 26 सड़कें चुनी हैं इनके ऊपर हमने इंश्योर किया है कि ज़ीरो टॉलरेंस हो पार्किंग जो इंक्रोचमेंट्स हैं उनके हवाले से भी, और किसी किस्म की भी दूसरी जो इंक्रोचमेंट्स हैं उनको भी वहाँ पर हम नहीं आने दे रहे। ये मॉडल कामयाब हुआ तो इंशाल्लाह ताला इसको दूसरी जगहों पे भी रेप्लिकेट करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान साहब हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला और हमारे साथ बात की और शहर लाहौर के जितने भी मसाइल थे उस पर हमने डिस्कशन किया, उसके हल तलाश करने की हमने कोशिश की। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और आपने कहीं नहीं जाना, मिलते हैं इस पर। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब अब आगे बढ़ते हैं और कुछ बात कर लेते हैं जनाब सेल्फ केयर के हवाले से। तो आजकल अक्सर लोग ये शिकायत करते हुए मुझे भी नज़र आते हैं, आप लोगों को भी नज़र आते होंगे कि वो अपनी हकीकी उम्र से अब बड़े नज़र आना शुरू हो गए हैं। एजिंग फैक्टर ने हम सबको किसी ना किसी हद तक ना परेशान कर रखा है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारे जिस्म के मुख्तलिफ अफ़ाल अंजाम देने की सलाहियत भी कम होती जाती है। हमारे जिस्म की उम्र मुख्तलिफ वजूहात की वजह से बढ़ना शुरू हो जाती है, जैसे कि माहौलियाती बुढ़ापा होता है। माहौलियाती उम्र बढ़ने के कुछ अवामिल सूरज की रोशनी, फ़ज़ाई आलूदगी, तंबाकू नोशी, शराब पीना या दीगर गैर सेहतबख्श अशिया का इस्तेमाल भी हो सकता है। लेकिन अगर हम थोड़ी सी कोशिश करें, एहतियात करें तो बढ़ती उम्र की जो अलामात है उसकी शिद्दत को कम करने के लिए शऊरी तौर पर कदम उठा सकते हैं, उनको कम भी कर सकते हैं। तो मुतवाज़न ग़िज़ा और बाकायदगी से वर्जिश ऐसे अवामिल हैं जो एंटी एजिंग का काम भी कर सकते हैं। तो वक्त से पहले बुढ़ापा नज़र आना, ज़हनी और जिस्मानी तौर पर कमज़ोर दिखाई देने से बचने के लिए किन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना चाहिए और किन किन ग़िज़ाई अज्जा को अपनी डेली रूटीन में हमने ऐड ऑन करना है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं खतीजा मुख्तार हैं, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं। खतीजा, आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। खतीजा, एंटी एजिंग के हवाले से आज हमने बात करनी है कि एक तो वो होता है कि प्रोसेस है, एक नेचुरल प्रोसेस है कि एजिंग आनी ही आनी है वक्त के साथ साथ, लेकिन क्या इसकी शिद्दत को हम कम कर सकते हैं, इसको रोक सकते हैं क्या हम अपनी ग़िज़ाओं के थ्रू? आपने जैसा कि बताया कि कुछ फैक्टर इंट्रिंसिक होते हैं, कुछ एक्सट्रिंसिक होते हैं। तो जो इंट्रिंसिक है वो एक नेचुरल प्रोसेस है, उसको हम रोक नहीं सकते। लेकिन जो इंट्रिंसिक फैक्टर, एक्सट्रिंसिक फैक्टर जो है जो कि डैमेज कॉज करते हैं हमारी स्किन को, तो उसको हम थोड़ा स्लो डाउन कर सकते हैं। ये एक ऐसा प्रोसेस है कि हम इसको रोक तो कभी भी नहीं सकते, नेचुरल प्रोसेस है, तो इसको हम स्लो डाउन कर सकते हैं। अब स्लो डाउन किस तरह से कर सकते हैं उसके लिए हमें अपनी डाइट जो है उसको थोड़ा बैलेंस करना होगा, हमें एक्सरसाइज करनी होगी, कि हमें डेली रूटीन जो हमारा जो लाइफस्टाइल चल रहा है उसके अंदर मॉडिफिकेशन करनी होगी। तो उसके लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट, जिसके अंदर हमारे पास सिट्रस फ्रूट्स आ जाते हैं, जैसे हमारे पास ऑरेंज है, लेमन है, इनको अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाना होगा। फैटी एसिड रिच डाइट, जैसे हमारे पास फिश आ जाती है, नट्स वगैरह आ जाते हैं जिनके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, तो इनको अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं। उसके अलावा हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल, एक ना जो डाइट बैलेंस डाइट जिसके अंदर हमारे पास हर एक फूड ग्रुप के अंदर से चीज़ें मौजूद होती हैं। मतलब आपने रेनबो डाइट का इस्तेमाल करना है। रेनबो डाइट ये है कि आप उसके अंदर ग्रीन भी ले रहे हैं, आप उसके अंदर रेड भी ले रहे हैं। हर एक फूड ग्रुप से जब आप चीज़ें ले रहे होते हैं तो वो जो सारी आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं, माइक्रो और मैक्रो, वो आपकी नीड्स पूरी हो रही होती है। जब आपकी डेली की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही होती है तो फिर आप इस प्रोसेस को, एजिंग के इफेक्ट को थोड़ा स्लो डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे बताइए फिर अगर ग़िज़ाओं पे ही आ जाएं और ख़ुसूसी तौर पर सब ग़िज़ाओं की बात की जाए तो कौन सी ज़्यादा डेली रूटीन में हमें ऐड ऑन कर लेना चाहिए जो हमें लाजमी खानी ही खानी है?
उसके अंदर हमारे पास फ्रूट्स और वेजीज आ जाते हैं। अच्छा, ये आपने गज़ाओं की बात की तो हम इस पे बात करते हैं कि जैसे हमारे पास कार्ब्स होते हैं, प्रोटीन्स होती हैं, फैट्स होते हैं, तो हमें कार्ब्स को थोड़ा कम करना होता है, इनको थोड़ा स्लो डाउन करना होता है। अब होता क्या है कि जब हम कार्ब्स का एक्स्ट्रा इनटेक करते हैं तो उस जो हम फूड लेते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमें ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है। अब जब ऑक्सीजन है तो उसकी ब्रेकडाउन में फ्री रेडिकल्स बनते हैं। फ्री रेडिकल्स आपके एजिंग के प्रोसेस को इनहेंस कर देते हैं, ठीक है। तो इनको कॉम्बैट करने के लिए हमें जो है एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट चाहिए होती है, ठीक है, जो इनके इफेक्ट को काउंटर कर देती है। अब वो एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें सिट्रस फ्रूट से मिलती है, ठीक है। तो अब जब आप कार्ब्स को कम करते हैं, आप कैलोरी डेफिसिट होते हैं, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट होती है आप उससे थोड़ा सा कम खाते हैं, तो आप हेल्दी रहते हैं। आप नाश्ता अच्छा करें, थोड़ा डट के करें, क्योंकि आपने पूरे दिन एक आपको एनर्जी चाहिए होती है, पूरे दिन आपने चलाना होता है उसको। अपना जो लंच है उसको थोड़ा बैलेंस करें, थोड़ा मतलब पहले इस नाश्ते से थोड़ा सा कम कर लें, और जो डिनर है उसको कोशिश करें कि स्किप करके थोड़ा सा कुछ लाइट ले लें। अच्छा, ठीक है। जैसा कि हम सारा दिन काम करते हैं, जिस तरह हमें थोड़ी रेस्ट चाहिए होती है, इसी तरह हमारे स्टमक को भी रेस्ट चाहिए होती है। तो उसको 12 आवर का गैप लाजमी दें। मतलब आप जो डिनर है उसको बिल्कुल लाइट रखें, इतना रखें कि आपके सुबह उठने तक वो डाइजेस्ट हुआ हो। और कुछ लोग ऐसा करते हैं कि वो रात को हैवी खा के रात 11-12 बजे खा रहे होते हैं, 1 बजे खा रहे होते हैं, आउटिंग पे जा रहे हैं और फास्ट फूड खा रहे हैं। तो फिर ऐसे होता है कि हम इस एजिंग के प्रोसेस को इंक्रीज मजीद कर रहे होते हैं। मतलब ये जो फास्ट फूड हम जिसका रुझान बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, वो चाहे बड़े हों या बच्चे हों, बड़े शौक से खाते हैं, ये भी एक फैक्टर हो सकता है कि हमारा जो एजिंग प्रोसेस है वो ज्यादा होता जा रहा है। अब देखिए, जिस तरह जितना हम फास्ट फूड का इंटेक ज्यादा करेंगे, जितना हम इनऑर्गेनिक चीजें ज्यादा खाएंगे, प्रोसेस्ड जो चीजें हैं वो प्रोसेस जितनी भी हम इनऑर्गेनिक में वही चीजें आ जाती हैं जो प्रोसेस्ड होती है, जो बनी बनाई हमें मिलती है। हम अपनी आसानी के लिए कहते हैं कि हाँ ठीक है, ये भी ले आओ, वो भी ले आओ, मतलब हमें कुछ बनाना ना पड़े। तो जितना भी हम इनऑर्गेनिक का इंटेक ज़्यादा करेंगे, हमारे ऑर्गेनिक्स नेचुरल जब चीज़ें, नेचुरल जो भी चीज़ होती है, जब वो कम होती है तो आपको उसके जो ड्रॉबैक्स हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है। जब हम फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं तो बेसिकली हम ओबेसिटी, हम कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, हम इनको ट्रिगर कर रहे होते हैं। जब आपकी डिजीज़ इन ज़्यादा हो रही होती हैं, उनका जो रिस्क होता है वो ज़्यादा हो रहा होता है। तो जब आप एक वजह से बीमार हैं, किसी भी वजह से, तो आप ये मतलब एक बंदा बीमार है, उसको बहुत सारी बीमारियां, वो बिस्तर पे पड़ा हो, वो ये नहीं कह सकता कि मैं ज़िंदगी जी रहा हूँ। वो लोग इस तरह करते हैं, जब बिस्तर पे पड़े होते हैं तो फिर वो मरने की दुआएं करते हैं। तो मतलब हम उसको ज़िंदगी में इस तरह से काउंट नहीं कर सकते। हेल्दी लाइफ जो होती है उसको आपको मतलब लेकर चलने के लिए अपनी लाइफ मॉडिफिकेशन, लाइफस्टाइल जो भी आपका चल रहा है उसको आपको थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आजकल के जो मौसमी फल हैं, अगर उसमें से आप बात करें तो हमें बताइए कि कौन कौन से फिर फल हमें खाने चाहिए। हमारे पास आजकल बेरीज हैं, हमारे पास प्लम है, स्ट्रॉबेरीज आ जाती हैं, और ये आ जाते हैं, हमारे पास फालसा आ जाता है। इस तरह के जितने भी सिट्रस फ्रूट हैं। अच्छा, आप जो भी कुछ भी खा रहे हैं, आप पपाया खा लें, पपाया बड़ा हेल्दी होता है। एंटी एजिंग इफेक्ट पपाया का मतलब बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। आप पपाया ले लें, उसके ऊपर थोड़ा सा लेमन ऐड कर लें, 2 चीज़ें मिल जाएंगी तो इफेक्ट ज़्यादा हो जाएगा। सही जी, तो ये अच्छी चीज़ें हैं। जी बिल्कुल। लेकिन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें। ठीक है। और दूसरा कहा जाता है कि पानी की कमी की वजह से भी हमारा जो एजिंग इफेक्ट है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, रिंकल्स आ जाते हैं, फ्रेकल्स पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो पानी की कमी भी हमने पूरी करनी है। बिल्कुल पूरी करनी। अच्छा देखिए, अब जब हम इस एज में, जैसे हम एडल्ट हैं, हम पानी पीते हैं, हमारी जितनी रिक्वायरमेंट होती है ऑलमोस्ट हम पी लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे बुढ़ापे में जाते हैं लोग पानी पीना कम कर देते हैं, हालांकि उनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, लेकिन वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पानी कम पी रहे होते हैं। डिहाइड्रेशन जब आपको होती है तो आपकी स्किन पे रिंकल्स पड़ रहे होते हैं। मतलब इस तरह से अगर आपने स्किन को पकड़ा है, ये देखिए इस तरह छोड़ रहे हैं, तो मेरा बिल्कुल पानी की जो कमी है बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन बुढ़ापे में बहुत सारे रिंकल्स पड़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा, वो डिहाइड्रेशन की वजह से पड़ जाते हैं। अच्छा जी, ठीक है। और दूसरा कहा जाता है कि फिश बड़ी अच्छी है हमारे लिए। बिल्कुल, मैंने कहा फैटी एसिड, गर्मी में फिश खा सकते हैं आप। पोर्शन कंट्रोल करके खाएं ना। पोर्शन अगर आपका मॉडरेट है किसी भी चीज़ का, तो हर चीज़ मेज़ान में अच्छी लगती है। जब आप एक चीज़ को तवाज़ुन में रख के खा रहे होते हैं तो आपको कोई मसला नहीं होता। अच्छा। मसला तब होता है जब आप एक लिमिट को, एक पोर्शन को एक्सीड कर रहे होते हैं। फिश का मैंने आपको बताया कि ओमेगा 3 फैटी एसिड इनके अंदर होता है, जो कि बहुत हेल्दी होता है। अल्जाइमर डिजीज ओल्ड एज में जाके बहुत ज़्यादा भूलने की बीमारी हो जाती है, तो ये उसके इफेक्ट को डिक्रीज करता है। लेकिन फिश ऑयल हो गया, हमारे पास वॉलनट्स हो गए, हमारे पास जितने भी नट्स वगैरह हैं, ये सारे बहुत हेल्दी। सी फूड में और भी तो चीजें आ जाती हैं ना, जैसे प्रॉन्स होते हैं और भी चीजें, ये भी खा सकते हैं हम।
बेसिकली जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है वो होता है हमारे पास सैल्मन में, मैक्रल में, ट्यूना फिश में, इनके अंदर होता है, नट्स के अंदर होता है। तो यही प्रेफर करना चाहिए, प्रेफर यही करें क्योंकि ये हेल्दी, इनके अंदर जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है उसका लेवल कम है। अच्छा जी, तो इसकी फिर क्वांटिटी भी हमें देखनी चाहिए कि कितनी क्वांटिटी लेनी है? जी बिल्कुल, क्वांटिटी देखें, जैसे हमारा ये एक पाम साइज है, जब भी आप खाएं तो आप एक पाम साइज के मतलब इसके अकॉर्डिंग खाएं। ये पाम साइज जो है इसके अंदर 100 to 200 ग्राम आ जाता है, आप लिमिट को एक्सीड नहीं करें। सही। और अगर आप नट्स खा रहे हैं तो वो आप 1 फीस्ट खाएं, आपके फीस्ट के अंदर जितने नट्स आ रहे हैं सिर्फ आप वो खाएं। लेकिन गर्मियों में तो खास तो लोग इन चीजों से इज्तनाब करते हैं, जैसे नट्स हो गए या एग्स हो गए, फिश होगी कि हमें गर्मी लगेगी या ये गर्म होते हैं, इनकी तासीर है तो पिंपल्स वगैरह निकल आएंगे। लोग देखें यही है ना कि एक मिथ बनी हुई है, अब मिथ को तो हम जैसे लोगों को मतलब खा सकते हैं, खा सकते हैं, बिल्कुल खा सकते हैं। अगर गर्मी में नहीं खाएंगे तो विटामिन डी की कमी होगी, जिससे आपकी बोन्स जो है वो उनमें मसला होना शुरू हो जाता है, बोन्स आपकी वीक हो जाती हैं। तो विटामिन डी हमें एग से मिलता है, हमें फिश ऑयल से मिलता है, तो अगर हम और सन से मिलता है। अब गर्मियों में हम धूप में तो नहीं ना बैठ सकते, तो जब हम इन चीजों को नहीं खाएंगे तो विटामिन डी की कमी होगी, बोन्स वीक होना शुरू हो जाएगी। और सिर्फ क्वांटिटी का आपने ख्याल रखना होता है कि सर्दियों में हम इनकी क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, तो जैसे ही गर्मी आए तो आप थोड़ी सी क्वांटिटी को कम कर लें ताकि आपकी जो डिफिशिएंसी है एटलीस्ट वो ना हो आपके जिस्म के अंदर। हमारे साथ खदीजा मुख्तार मौजूद थी, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं। खदीजा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर हैं। एंटी एजिंग के वाले से हम बात करते हैं कि किस तरह ग़िज़ाओं के थ्रू हम अपनी एज को कम कर सकते हैं, उसको स्लो डाउन कर सकते हैं, उस पर बात की है। और मुझे अब आपने इजाज़त दी, कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।